नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, आप सभी के लिए जो है एक बहुत ही बेहतरीन जो है क्लास लेके आए हैं। जो आपके पेपर होने वाले हैं आगे, उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास रहेगी ये। इसके अंदर जो है मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं वो उठाने की कोशिश की है, क्योंकि आपने देखा है कि आपके जो CBT एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो आप जो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या दिया गया है। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि क्यों एक DC जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है। यानी कि जो DC जनरेटर होता है उसमें जो आर्मेचर कोर बनी होती है वो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, लेमिनेटेड पत्तियों की। तो लेमिनेटेड जो है वो आर्मेचर कोर को क्यों किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखो, आपके DC जनरेटर और मोटर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछते हैं बार बार पेपर में, तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है हमने डाला है। अब देखो, इसके अंदर क्या पूछा गया है कि DC जनरेटर की जो आर्मेचर कोर है वो लेमिनेटेड क्यों होती है। तो आपको ऑप्शन दिए गए ताम्र हानि को कम करने के लिए, घर्षण हानि को कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए, या भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। तो दोस्तों, जो पत्तियां होती है उनको जो लेमिनेटेड किया जाता है वो आपका जो एडी करंट लॉस होता है उस एडी करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है दोस्तों। और अगर अपने बात करें हिस्टैरिसीस हानि को कम करने की, तो उसमें जो सिलिकॉन मिलाया जाता है वो सिलिकॉन आपका जो है हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए मिलाया जाता है। और आपका जो घर्षण हानि है उसको कम करने के लिए आपकी जो पत्तियां हैं उनके अंदर लुब्रिकेशन, जो आपका आर्मेचर है उसके साथ में जो बेरिंग लगे हुए हैं, जो शाफ्ट के साथ में जो बेरिंग लगे हुए हैं, आर्मेचर जिस शाफ्ट पे कसा हुआ है उसके साथ में जो बेरिंग लगे हुए हैं, उन बेरिंग के अंदर जो लुब्रिकेशन है वो लुब्रिकेशन बनाया जाता है घर्षण हानि को कम करने के लिए। और ताम्र हानि की बात करें तो कॉपर लॉस है, कॉपर लॉस आपका लोड पे डिपेंड करता है। कॉपर लॉस जो है वो आपका कम या ज़्यादा होता रहेगा लोड के अकॉर्डिंग दोस्तों। अब देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि DC जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। DC जनरेटर में जो स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर जिसको बोलते हैं उसका क्या कार्य है। तो निरंतर वोल्टेज बनाए रखने के लिए, धारा को एक दिशा में एकत्रित करता है, या फिर जो ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, या रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज को बढ़ाता है। तो जो आपका कम्यूटेटर होता है दोस्तों, उस कम्यूटेटर का काम असल में क्या होता है, AC को DC में चेंज करना होता है। क्या काम होता है, AC को DC में चेंज करना होता है। तो AC को DC में चेंज करता है क्योंकि आर्मेचर में पैदा AC होती है, और उस AC को जो है चेंज करके किस में अपने को आउटपुट में देता है, DC में। तो एक ही दिशा में कार्य कर रहा है ना, यानी कि AC को DC में चेंज कर रहा है, DC को AC में तो चेंज नहीं कर रहा। तो डायोड, ये जो आपका जो है स्प्लिट रिंग है या जो कम्यूटेटर है और जो डायोड होता है, दोनों ही एक दिशा के अंदर ही काम करते हैं, AC को DC में चेंज करने का काम दोस्तों करते हैं। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, एक धारा को एक दिशा में एकत्रित करता है दोस्तों। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का DC जनरेटर काम करता है। अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का DC जनरेटर काम करता है। DC शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, यौगिक जनरेटर, अलग से उत्तेजित जनरेटर। तो ये पूछा है कि अवशिष्ट चुंबकत्व है वो अगर कम है, अवशिष्ट चुंबकत्व या रेजिडुअल मैग्नेट जो है वो कम है, तो उसकी अवस्था में कौन सा जनरेटर सही तरीके से काम करता रहेगा। तो देखिए, आपको ऑप्शन दिए गए शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, यौगिक जनरेटर। तो दोस्तों, इसके अंदर जो है ये आपके जो शंट है, श्रेणी है और जो यौगिक जनरेटर है, इनमें आपको जो है अवशिष्ट चुंबकत्व की ज़रूरत रहती है मोटर को चालू करने के लिए या जनरेटर को चालू करने के लिए। लेकिन जो आपका अलग से उत्तेजित होता है, यानी कि सेपरेटली एक्साइटेड है, पृथक उत्तेजित जनरेटर जिसको बोलते हैं, उस जनरेटर के अंदर जो है किसी भी तरीके की अलग से मैग्नेट की जरूरत नहीं होती है। इसके अंदर रेजिडुअल मैग्नेट या अवशिष्ट चुंबकत्व की जरूरत नहीं होती है। इनको अपने अलग से बाहर से ही सप्लाई देके और चालू करते हैं इन जनरेटरों को। तो ये जो है इसका राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, पृथक उत्तेजित जनरेटर। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि DC सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। DC सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं फील्ड डाइवर्ट विधि,
फील्ड टेपिंग विधि, आर्मेचर डाइवर्ट विधि या आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण विधि। तो देखिए आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अंदर पूछा गया है कि डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए गए हैं फील्ड डाइवर्ट विधि। तो फील्ड डाइवर्ट विधि जो होती है वो आपकी इलेक्ट्रिक जो ट्रेन होती है उस ट्रेन के अंदर जो मोटर होती है उसकी जो स्पीड होती है उसको कम या ज़्यादा करने के लिए किया जाता है सीरीज मोटर की दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि कौन सी कुचालक श्रेणी बी के कुचालक है, यानी कि आपका जो है ये पूछा गया कि कौन सा कुचालक श्रेणी बी की कुचालक है। अब देखिए आपको अगर याद है तो करवाया हुआ है ये जो है, इसके अंदर बताया हुआ है कि आपके जो है या इबे फहा, मैंने एक जो है पर्टिकुलर आपको एक ट्रिक के द्वारा समझाया था कि आपकी जो सारणी है उसके अंदर टेम्परेचर से रिलेटेड या पूछा जा सकता है कि इस टेम्परेचर वाले के अंदर या इस सारणी के अंदर कौन सा पदार्थ आ सकता है। तो वही क्वेश्चन ये पूछा गया आपका। तो इसके अंदर पूछा गया कि कौन सी कुचालक सामग्री जो है श्रेणी बी की कुचालक सामग्री है। तो इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं कपास, बांस, फाइबर ग्लास या फिर चमड़े का कागज। तो फाइबर ग्लास जो होता है दोस्तों वो आपका श्रेणी बी की कैटेगरी में, यानी कि जो आपका क्लास बी की कैटेगरी में आता है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि निरंतर गति के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, यानी कि आपको जो है निरंतर स्पीड चाहिए, कांस्टेंट स्पीड चाहिए, गति के अंदर कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए कौन सी मोटर यूज़ करोगे आप डीसी की। तो डीसी की सीरीज मोटर यूज़ करोगे, डीसी की शंट मोटर यूज़ करोगे, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर यूज़ करोगे या डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर यूज़ करोगे। तो देखिए दोस्तों आपको बताया हुआ है कि जो शंट मोटर होती है वो आपकी कांस्टेंट स्पीड मोटर कहलाती है, स्थिर स्पीड मोटर कहलाती है। और अगर आपको स्थिर स्पीड की जरूरत होती है तो कौन सी मोटर यूज करेंगे अपने, तो यहाँ पर डीसी की शंट मोटर यूज करेंगे दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपथित क्यों किया जाता है, यानी कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपथित क्यों किया जाता है ये पूछा है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए, मोटर की गति बढ़ाने के लिए, मोटर की गति को कम करने के लिए या रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। तो ये पूछा गया है कि आपकी जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को शुरू करने के समय जो सीरीज के अंदर जो वाइंडिंग की होती है तो उसको शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है। तो उसकी जो रोटेशन की दिशा है उसको बनाए रखने के लिए, यानी कि घूमने की जो दिशा है वो उसके अंदर बनाए रखने के लिए वो जो है उसको शॉर्ट सर्किट किया जाता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए किया जाता है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है। चल रही डीसी मोटर की प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है। लागू वोल्टेज की सहायता करता है, लागू वोल्टेज का विरोध करता है, आर्मेचर करंट को बढ़ाता है, आर्मेचर करंट को घटाता है। तो देखिए आपसे पूछा गया है कि चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है। तो देखिए जो पैदा होने वाली जो ईएमएफ है वो हमेशा जो आपकी आरोपित वोल्टेज है उसका विरोध करता है ना। लेंज का जो नियम है वो क्या करता है, जो प्रेरित ईएमएफ है वो हमेशा उन कारणों का विरोध करता है जिसके कारण वो पैदा होती है। और ये जो इसके अंदर जो डीसी मोटर में जो प्रेरित ईएमएफ है जिसको बैक ईएमएफ बोलते हैं अपने, तो वो बैक ईएमएफ किसका विरोध करेगी, किसके कारण पैदा हो रही है, तो जो लगाई गई वोल्टेज है उसके कारण पैदा हो रही है ना। तो इसका मतलब जो लागू वोल्टेज है उसका क्या करती है दोस्तों, विरोध करती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन राइट रहेगा। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि एसी इंडक्शन मोटर में बल्ला घूर्ण और स्लिप के बीच क्या संबंध है। एसी जो इंडक्शन मोटर है उसमें बल्ला घूर्ण और स्लिप के बीच में क्या संबंध है। तो आपको पूछा गया है कि जो टॉर्क और जो स्लिप है ना उनके बीच में क्या संबंध है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिए गए, स्लिप बढ़ने से टॉर्क बढ़ता है, स्लिप घटने से टॉर्क बढ़ता है, या फिर जो है आपको बोला गया है कि स्लिप घटने से टॉर्क बढ़ता है या स्लिप घटने से टॉर्क घटता है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है जो आपकी टॉर्क होती है और जो स्पीड होती है ये दोनों एक दूसरे के दोस्तों समानुपाती होती है। यानी कि टॉर्क अगर बढ़ेगा तो स्लिप भी बढ़ेगा या स्लिप बढ़ेगी तो टॉर्क भी बढ़ेगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको
भी अगर थ्योरी की क्लासेस चाहिए इन सभी की, तो जो है चैनल के ऊपर नीचे की तरफ जो सब्सक्राइब बटन दे रखा है, इसके साथ में ही आपको ज्वाइन बटन भी दे रखा है। अगर आप चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है इन सभी की जो है थ्योरी की क्लासेस भी जो है हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। इसके लिए जो कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है, जो 59 का जो चार्ज है वो आपसे लिया जा रहा है पर मंथ है। तो आप जो है अगर ज्वाइन करके देखना चाहते हैं, क्लासेस लगा के देखना चाहते हैं थ्योरेटिकली, तो वहाँ पर आपको जो है थ्योरेटिकली क्लासेस मिल जाएगी दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि रोटर चालकों को 3 फेज मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है। रोटर चालकों को 3 फेज मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है। अधिकतम फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए, स्ट्रे हानि को कम करने के लिए, रोटर गति को स्थिर बनाए रखने के लिए, अधिक समान रोटर क्षेत्र और बल आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, इसने पूछा कि रोटर चालकों को 3 फेज जो मोटर होती है ना उसमें तिरछा रखा जाता है। तो आपने देखा था कि इसके अंदर जो रोटर चालक थे, जो उनको स्क्विरल केज जो आपका डबल केज या सिंगल केज के अंदर बोला था ना, तो सिंगल केज और डबल केज जो होते हैं वो आपके तिरछे होते हैं। तो तिरछे किस लिए रखते हैं, तो अधिक जो है समान रोटर क्षेत्र और बल आघूर्ण उत्पन्न जो है किया जा सके, इसके लिए जो है रखा जाता है उनको। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका डी ऑप्शन। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि स्टेटर साइड से 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो स्टेटर साइड से 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। कैस्केड विधि द्वारा, रोटर रियोस्टेट नियंत्रण द्वारा, या फिर रोटर सर्किट के ईएमएफ इंजेक्ट करके, या फिर जो आरोपित आवृत्ति को बदलकर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 3 फेज आपकी जो इंडक्शन मोटर है उसकी जो स्पीड है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो अगर आपको याद है तो मैंने एक फॉर्मूला करवाया हुआ है आपको, वो फॉर्मूला आपका क्या है कि फ्रिक्वेंसी बराबर जो है आपका PN बटे में 120, PN बटे में 120। तो यहाँ से मैं अगर यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, स्पीड पूछी गई है ना, तो अगर मैं यहाँ से स्पीड को इधर लेके आ जाऊँ, तो स्पीड यहाँ पर लेके आने के बाद में आपका जो है कौन सा फॉर्मूला बनेगा, 120 इंटू में आपका जो है यहाँ पर F बटे में P। तो देखिए सिंपल सी बात है। अब आपसे क्या ऑप्शन में दिया गया है, तो अगर पूछा गया है कि जो स्पीड है उसको कैसे कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, तो इसके अंदर स्पीड कम या ज़्यादा करनी है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है जब आपने मोटर बनाई तो पोल तो मोटर बनाते टाइम फिक्स कर दिए ना, तो इनको चेंज तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप फ्रिक्वेंसी को कम या ज़्यादा करना चाहिए तो फ्रिक्वेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने। तो स्पीड को कम या ज़्यादा करना है तो मोटर बनाते टाइम पोल तो आपने फिक्स कर दिए, लेकिन फ्रिक्वेंसी को कम या ज़्यादा करके और आप जो है मोटर की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए इसके अंदर जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर आरोपित फ्रिक्वेंसी को बदलकर, आरोपित आवृत्ति को बदलकर जो है मोटर की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकती है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि एकल कलाबद्ध प्रीवियंट के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष है। यानी कि आपका जो है सिंगल जो है फेज जो है प्रीवियंट जो है आपका, उसके साथ में जो है स्टार्टर चालू नहीं हो रहा है तो क्या दोष हो सकता है। तो अनुचित कलाक्रम, या फिर लाइन वोल्टेज में उतार चढ़ाव, आपूर्तित लाइनों में ढीला संयोजन, या मोटर की गलत टर्मिनल संयोजन। तो दोस्तों इसका जो है मेन रीजन हो सकता है कि आपका जो देखो आपका जो RYB जो है, यानी कि आपका जो फेज क्रम है वो अगर आपका सही नहीं लगा रखा आपने, तो अगर फेज क्रम आपने सही नहीं लगा रखा है उस कंडीशन में जो आपका स्टार्टर है वो चालू नहीं होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अनुचित कलाक्रम जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि कौन सी दो स्थिति में थर्मल अतिभार रिले AC प्रेरण मोटर की रक्षा करता है। तो कौन सी जो दोष की स्थिति में जो है आपका थर्मल ओवरलोड रिले जो है आपका काम करेगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है, ओपन सर्किट है, अति भारधारा है, या फिर जो है कम वोल्टेज है। तो देखिए जो आपका यहाँ पर पूछा गया थर्मल जो है आपका अति भार रिले, तो आपका ये जो होता है दोस्तों, ये आपका अति धारा जो होती है उसके कारण जो है काम करता है।
आपका ओवर जो है करंट के कारण काम करता है। और अगर यहीं पर आपको फ्यूज़ दिया होता कि फ्यूज़ किस कारण जो है काम करेगा, तो फ्यूज़ आपका शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में काम करेगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो अति बार रहेगा। लेकिन अगर आपसे कभी जो है फ्यूज़ भी पूछ लिया जाए तो फ्यूज़ किस कंडीशन में काम करेगा, तो शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में काम करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर चालू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर चालू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो फेज विभाजन की विधि, या फिर प्रत्यवर्ती आपूर्ति वोल्टेज की विधि, या इनपुट आपूर्ति टर्मिनलों का उल्टा होना, या फिर रनिंग कुंडली कनेक्शन का उल्टा होना। तो आपसे पूछा गया है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं फेज विभाजन की विधि, जो है प्रत्यवर्ती आपूर्ति वोल्टेज विधि, इनपुट आपूर्ति टर्मिनलों का उल्टा होना, या रनिंग कुंडली के कनेक्शन उल्टा होना। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर पूछा है ना, तो फेज विभाजन की विधि जो होती है वो होती है यानी कि आपका स्प्लिट फेज मेथड जो होता है उसके द्वारा सिंगल फेज की जो मोटरें होती हैं उनको चालू किया जाता है दोस्तों। क्योंकि आपने देखा है कि सिंगल फेज की जो कैपेसिटर से रिलेटेड मोटर है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर है, या कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर है, या फिर कैपेसिटर स्टार्ट जो है कैपेसिटर रन मोटर है, तो उन सभी में, या फिर जो स्प्लिट फेज मोटर है उन सभी में आपका स्प्लिट फेज मेथड जो है वो उसकी एक विधि अपनाई जाती है इन सभी में। तो फेज को जो है एक फेज को दो फेज में बांटकर जो है मोटरों को चलाया जाता है सिंगल फेज मोटर में दोस्तों। यही पूछा गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है। एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको दो वाइंडिंग दे रखी है सिंगल फेज की मोटर ना, तो स्प्लिट फेज जो अभी पिछले क्वेश्चन में बात की थी, तो यहाँ पर सिंगल फेज की मोटरें आ गई जिसके अंदर आपकी दो वाइंडिंग आ गई, बीच में आपका रोटर दे रखा है, ये आपकी जो है मेन वाइंडिंग हो गई, ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई। और देखिए यहाँ पर आपको कैपेसिटर दे रखा है और यहाँ पर आपको सेंट्रीफ्यूगल स्विच दे रखा है। तो अभी जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो आपका ऑन कंडीशन में रहेगा, लेकिन मोटर जो है जब अपनी 70% की स्पीड पकड़ लेगी तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाएगा और कैपेसिटर को ऑफ कर देगा। तो ऑप्शन दिए गए देखो, परमानेंट कैपेसिटर मोटर है क्या, तो ये कैपेसिटर परमानेंट जुड़ा रहेगा क्या, तो मैंने अभी क्या बोला कि जैसे ही 70% स्पीड पकड़ेगी मोटर उसके बाद में ये कैपेसिटर को ऑफ कर देगा, ये कैपेसिटर का जो परिपथ है उसको तोड़ देगा। तो ये नहीं है। कैपेसिटर रन मोटर है क्या, तो कैपेसिटर स्टार्टिंग के टाइम तो जुड़ा हुआ है लेकिन रनिंग के टाइम पे जुड़ा रहेगा क्या, नहीं जुड़ा रहेगा ना, तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर भी नहीं है। इंडक्शन रन मोटर है क्या, तो जी नहीं, यहाँ पर तो स्टार्टिंग करने के लिए कैपेसिटर जुड़ा हुआ है ना, तो यानी कि ये जो है कैपेसिटर इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर भी नहीं है। अब आपको लास्ट ऑप्शन के अंदर दिया कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, तो देखिए आपका जो है मैंने क्या बोला कि कैपेसिटर स्टार्टिंग के टाइम पे जुड़ा हुआ है, बाद में सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाएगा, तो इसका मतलब कैपेसिटर स्टार्ट हो रहा है और इंडक्शन रन यानी कि जो आपकी मेन वाइंडिंग है उस मेन वाइंडिंग के कारण काम करती रहेगी, तो मेन वाइंडिंग पे काम करता रहेगा, यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, यानी कि जो है कैपेसिटर स्टार्टिंग के टाइम पे तो जुड़ा है लेकिन रनिंग कंडीशन में नहीं जुड़ा हुआ, तो आपका जो है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि आपका जो है शेडेड पोल मोटर यानी कि आच्छादित पोल मोटर जो है उसका उपयोग क्या है, तो हेयर ड्रायर में है, पंखे में है, गीला ग्राइंडर में है, या फिर जो है वॉशिंग मशीन में है। तो इसका जो है राइट आंसर रहेगा दोस्तों, हेयर ड्रायर के अंदर जो मोटर यूज होती है वो कौन सी मोटर यूज की जाती है, आपकी जो है शेडेड पोल मोटर जो है यूज की जाती है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ए ऑप्शन हेयर ड्रायर। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है आपसे पूछा गया है कि मोटर शुरू होने के बाद अपकेंद्री स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। मोटर शुरू करने के बाद अपकेंद्री स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। मोटर सामान्य रूप से चलेगी, मोटर तुरंत बंद हो जाएगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी, या फिर मोटर जो है बहुत धीमी गति से चलेगी। तो देखिए अगर जो है सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ऑफ नहीं किया जाएगा तो जो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाती है दोस्तों कुछ टाइम के बाद में दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि डिवाइस का सिंबल का क्या नाम है। तो आपको जो डायग्राम दे रखा है ये सिंबल पूछा गया है कि कौन सा सिंबल है, तो आपका सिंबल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसीलिए क्वेश्चन डाला है। और बाकी अगर ये सारे के सारे सिंबल आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो इसी चैनल के ऊपर मैंने जो है लगभग 6 वीडियोज़ प्रोवाइड करवा रखी है सिंबल की, इंपॉर्टेंट सिंबल की, तो उनमें आपको ये सिंबल दिया हुआ मिल जाएगा दोस्तों, बना के भी बताया हुआ है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल उसमें उठाए गए। अब देखिए
आपको ऑप्शन दिया गया है कि डिवाइस सिंबल का क्या नाम है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें SCR है, IGBT है, डायक है, ट्राइक है। तो ये जो सिंबल दिया गया दोस्तों, ये आपका डायक का सिंबल आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो डायक रहेगा दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है SCR का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। SCR का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? प्रवर्धक के अंदर है, दोलक के अंदर है, मल्टी वाइब्रेटर के अंदर है, या फिर मोटरों की गति नियंत्रण के अंदर है। तो दोस्तों SCR जो होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। इसका जो यूज होता है दोस्तों, वो अपने मोटरों की जो स्पीड होती है उस स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए आजकल करने लगे हैं, मोटरों की स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि पी टाइप सामग्री तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो आपको दिया गया है बोरान, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। तो आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस जो है वो आपके तीनों के तीनों एक ही कैटेगरी के हैं दोस्तों। ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। और जो बोरान होता है, ये बोरान जो है वो आपके जो पी टाइप के सेमीकंडक्टर है वो बनाने के अंदर यूज किया जाता है। और अगर यहीं पे आपसे पूछा होता एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो तीनों जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शन वो आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब आपको इंडियम, गैलियम और बोरान, यानी कि इंडियम, गैलियम भी आपको यहाँ पर बोरान की जगह अगर ऑप्शन में मिलता है तो वो भी पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनाने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि एम्पलीफायर का प्रकार क्या है। यानी कि जो आपको डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम कौन से एम्पलीफायर का है। तो पुश पुल एम्पलीफायर है, कॉमन बेस एम्पलीफायर है, या फिर एमिटर फ्लोअर एम्पलीफायर है, या कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि लाल, नीला, काला अंकित किए गए कंडक्टर के रंग से कौन सी आवृत्ति इंगित करती है। यानी कि आपसे ये पूछा गया है कि लाल, नीला, काला अंकित किए गए कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति जो है इंगित की जाती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 3 तार DC आपूर्ति, या फिर सिंगल फेज AC आवर्ती, या फिर 3 फेज AC आपूर्ति, या फिर 3 फेज AC सिस्टम उपकरण। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपसे पूछा गया लाल, नीला, काला, अगर 3 तारे हो ना, अगर जो है रेड, येलो, ब्लू होता तो फिर तो 3 फेज AC आपूर्ति होती। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है, देखो लाल, नीला और काला, अगर ये 3 ऑप्शन में दे रखे हों तो आपका जो रहेगा वो रहेगा 3 तार DC आपूर्ति जो है उसकी सप्लाई को इंगित करने के लिए इनका यूज किया जाता है दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि जो है किस प्रकार के उपकरण मोटर को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है। यानी कि आपका जो है किस प्रकार का जो उपकरण है मोटर को जो है एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोड से बचाएगा। तो दिष्टकारी है, लिमिट स्विच है, या फिर थर्मल रिले है, या मैकेनिकल रिले है। तो दोस्तों जो आपका थर्मल रिले होती है, ठीक है ना, वो आपकी मशीन के अंदर जो है पैनल बोर्ड के अंदर हीटिंग और ओवरलोड की कंडीशन होती है, तो उससे बचाने का काम आपकी कौन करती है। तो थर्मल रिले जो होती है, या इसको थर्मल ओवरलोड रिले भी बोल देते हैं। तो ओवरलोड की तो नाम इसके अंदर आ ही जाता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, थर्मल ओवरलोड रिले रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया कि नियंत्रक ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं। नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो लोड करंट लोड करने के लिए, रेटेड वोल्टेज बनाए रखने के लिए, सहायक जो सर्किट संचालित करने के लिए, या रेटेड आपूर्ति जो है वोल्टेज बनाए रखने के लिए, या पावर सर्किट को कम वोल्टेज की आपूर्ति प्रदान करने के लिए। तो देखिए सिंपल सी बात है कि जो आपका ट्रांसफार्मर है उसके नियंत्रक पट क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सहायक सर्किट है उसको संचालित करने के लिए, यानी कि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है उनको संचालित करने के लिए इनका यूज किया जाता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है AC ड्राइव में IGBT का कार्य क्या है। IGBT का कार्य क्या है। आने वाली AC आपूर्ति को स्मूथ करना है, मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करना है, रेक्टिफायर से आउटपुट वोल्टेज को स्थिर करना है, या फिर जो है आपका आगत AC शक्ति को DC जो शक्ति है उसके निर्गत में परिवर्तित करना है। तो AC को DC में चेंज करना है। तो ये पूछा गया है IGBT का क्या कार्य है। तो IGBT यानी कि इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर जो है उसका यूज जो है दोस्तों मोटर की गति जो होती है, उस मोटर की जो शक्ति होती है उसको कंट्रोल करने का काम जो है वो कौन करता है। तो IGBT का जो काम है होता है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है
कि जो हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है, यानी कि जो है बहुत ही ज़्यादा उच्च स्पीड के ऊपर चला सकते हैं एसी जो मोटरें होती हैं उनको किस कारण से चला सकते हैं। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क के कारण, या फिर निर्माण में मजबूती यानी कि उन्होंने सामान बहुत बढ़िया यूज़ किया है, या फिर हल्की गेज वाइंडिंग होने के कारण, या कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं होने के कारण। तो देखिए इसके अंदर जो है जो आपकी एसी की जो मोटरें होती है उनके अंदर आपका कोई भी ब्रश या फिर जो कम्यूटेटर है वो नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि अगर ब्रश और कम्यूटेटर नहीं है तो अपने स्पीड पे चला सकते हैं, और डीसी की मोटर में ब्रश और कम्यूटेटर होता है जिसके कारण स्पीड पे नहीं चला सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा स्पीड पे चलाएंगे तो आपका जो है कम्यूटेटर के ऊपर जो वाइंडिंग है उसके जो सोल्डरिंग की हुई है तो वो सोल्डरिंग उखड़ने का भी डर रहता है। तो इसलिए वहाँ पे जो है अपने को थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे आपका ऐसा कुछ नहीं है, अपने इसको हाई स्पीड पे भी चला सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है। जो आपका पवन शक्ति उत्पादन है उसका जो प्रमुख नुकसान है वो क्या है, तो प्रदूषण का असर ज़्यादा है, प्रदूषण का असर ज़्यादा है, या फिर उच्च तकनीक की आवश्यकता है, संयंत्र स्थापना अधिक जटिल है, या पवन ऊर्जा नियत और स्थिर नहीं है। तो यानी कि आपसे पूछा गया है कि पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है, तो आपसे बोला गया है प्रदूषण का असर ज़्यादा है, उच्च तकनीक की आवश्यकता है, संयंत्र स्थापना अधिक जटिल है, या पवन ऊर्जा नियत स्थिर नहीं है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कि पवन ऊर्जा जो है आपकी फिक्स और स्थिर जो है वो नहीं है, जिस कारण जो है पवन शक्ति जो है उसको सही तरीके से पैदा नहीं किया जा सकता है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का क्या फ़ायदा है। तो आपसे पूछा गया है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का क्या फ़ायदा है, अधिक भरोसेमंद है, कम प्रारंभिक लागत है, दक्षता अधिक है, या ग्रीन हाउस प्रभाव से बचा के जा सकता है इससे। तो सिंपल सी बात है, ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है उससे बचा जा सकता है अगर अपने गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का यूज करते हैं तो दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि IE नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार कौन सा है, यानी कि आपसे पूछा गया कि जो IE नियम है उनके अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार क्या है। तो 800 वाट है, 1200 वाट है, 2400 वाट है, या 3000 वाट है। तो लाइट एंड फैन सर्किट के अंदर पूछा है, तो लाइट एंड फैन सर्किट के अंदर दोस्तों आपका जो 800 वाट है वो होता है, और अगर यहीं पे आपको दिया होता पावर सर्किट के अंदर तो पावर सर्किट के अंदर कितना होता, 3000 वाट जो है इसका राइट आंसर होता दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले ACSR कंडक्टर में स्टील क्यों प्रबलित किया जाता है, यानी कि ओवरलोड जो है ओवरहेड लाइनें यानी कि खंभे के ऊपर जो तारें जाती हुई देखते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम की, तो उनके अंदर स्टील की तार डाली होती है एक, वो किस लिए डाली होती है। तो सबसे पहले ACSR का पूरा नाम तो एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो देखिए इसके अंदर जो स्टील की तार किस लिए होती है, तो लाइन सेक को कम करने के लिए, यानी कि जो झुकाव होता है उसको कम करने के लिए, लाइन वोल्टेज को ड्रॉप को कम करने के लिए, तन्यता बढ़ाने के लिए, या धारा वहन क्षमता बढ़ाने के लिए। तो देखिए सिंपल सी बात है कि जो आपकी ये तार होती है इसके अंदर जो है लाइन सेक को कम करने के लिए, तो इसका ये जो आंसर है वो बिल्कुल गलत रहेगा। अगर मैं बात करूं वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, तो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो भी कम नहीं कर सकती ACSR तार। और अगर बात करें विद्युत धारा वहन क्षमता तो इसके लिए भी नहीं होता। लेकिन अगर अपने बात करें तो एल्यूमिनियम की तार है ना, उसके बीच में स्टील की तार यूज कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम जो होता है वो कमज़ोर होता है दोस्तों। एल्यूमिनियम क्या होता है, कमज़ोर होता है, और उस कमज़ोर तार से अपने अगर वहाँ पर लगा देंगे खंबे पे तो वजन के कारण टूट सकती है, तो टूटे नहीं, इसलिए उसके अंदर मजबूती प्रदान करने के लिए एक बीच में क्या डाल दी जाती है, स्टील की तार डाल दी जाती है। तो ये स्टील जो है वो उसके तार जो है वो क्यों डाली जाती है स्टील की बीच में, तो आपका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, यानी कि तन्यता बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपका इसका जो यूज है वो किया जाता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो तन्यता बढ़ाने के लिए इसका जो है राइट आंसर रहेगा। अब जो है सारे के सारे क्वेश्चन आज के जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। और अगर आप जो है जितने भी पार्ट आते हैं वो सारे के सारे देख के जाते हो तो आप देखोगे कि आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाएंगे दोस्तों। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई है और वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो नीचे लाइक बटन जो दिया गया है अपने को लाइक
जो है करना है वीडियो को, और नीचे जो है आपको अगर कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, कोई चीज़ पूछनी है तो नीचे जो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब के साथ में जो है अगर आप जो है थ्योरी की क्लासेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है हमारी जो है थ्योरी की क्लासेस को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो थ्योरी की क्लासेस से रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए तो आपको जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है इसके ऊपर आप जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आगे आने वाली जो क्लासेज है उनके नोटिफिकेशन अगर आपका चैनल सब्सक्राइब होगा तो ही मिलने वाले हैं। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।